औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ENG 505 लैंग्वेज लर्निंग थ्योरीज लेसन नंबर 21 है हमारे पास CUP BICS एंड CALP। इस चैप्टर में बेसिकली इन्हीं 3 टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला जी हमारे पास मॉडल है CUP कॉमन अंडरलाइंग प्रोफिशिएंसी। अच्छा, आपसे एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि ये मॉडल किसने मुतारिफ करवाया था और कब। CUP मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्यूमन्स एंड स्वेन 1986 एज अ कॉमन अंडरलाइंग प्रोफिशिएंसी मॉडल। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। अच्छा, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि इस मॉडल में उन्होंने क्या कहा था कि जब हम सेकंड लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं पे सेकंड लैंग्वेज लर्न करने के दौरान हमारी फर्स्ट लैंग्वेज का किरदार होता है। यानी कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो एज अ फाउंडेशन किरदार अदा कर रही होती है सेकंड लैंग्वेज लर्न करने के दौरान। लैंग्वेजेस जो होती हैं वो बेसिकली इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे से, लेकिन किसी ना किसी तरह उनका रिलेशन होता है आपस में। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई है। द CUP मॉडल इज रिप्रेजेंटेड विद द ड्यूअल आइसबर्ग मेटाफर एंड is the basis for hypothesis called linguistic interdependence hypothesis, according to which the first language has a relationship with other languages which is different from the surface but interdependent it internally। नेक्स्ट ये हमारे पास दूसरी जो टर्म है, दूसरा जो मॉडल है वो है BICS बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। कम्युनिकेटिव स्किल से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किस चीज़ को रेफ़र कर रही है। यानी कि इसमें जो हमारी डेली कन्वर्सेशंस होती हैं, जो हम डेली चैट कर रहे होते हैं फ्रेंड से या स्मॉल टॉक में इंगेज होते हैं, तो उसमें जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं ये बेसिकली उस चीज़ को रेफ़र कर रही है। Being engaged in day-to-day language process, these skills require social interaction which is really context driven। अच्छा, और ये context driven होती हैं। BICS is said to occur when there are contextual supports and props for language delivery face to face. Contextual embedded situation provide, for example, non-verbal supports to score understanding, actions with eyes and hands, instant feedback cues and clue supports verbal language। अच्छा, इसमें जो 2-3 चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये हैं एक तो ये डे टू डे कन्वर्सेशन से रिलेटेड है, जो हम चैट कर रहे होते हैं फ्रेंड्स के साथ, जो या जो फेस टू फेस हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद इसमें कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कॉन्टेक्स्ट का ख्याल रखा जाता है। और थर्ड ये कि इसमें नॉन वर्बल क्लूज़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि गेस्चर, फेस एक्सप्रेशन और जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं उसको भी आप इस चीज़ में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा इसमें उन्होंने इसकी एग्जांपल्स कुछ बताई हुई हैं। ऑब्जर्विंग स्पीकर्स, नॉन वर्बल बिहेवियर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आई एक्शंस, ऑब्जर्विंग अदर रिएक्शंस, और इसमें दूसरों की रिएक्शन को भी ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। यूजिंग वॉइस क्यूज सच एज फ्रेजिंग, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस, और इसमें इस चीज़ का भी ख्याल रखा जा रहा होता है कि अगला बंदा जब बोल रहा है, कोई स्पीकर बोल रहा है, तो वो किस तरह से, यानी उसकी इंटोनेशन, स्ट्रेस और फ्रीक्वेंसी, वो सारी चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्विंग पिक्चर्स, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड अदर कॉन्टेक्चुअल क्यूज, इसके अलावा तस्वीर और ये जो चार्ट्स वगैरह होते हैं इनसे भी इंफॉर्मेशन जो है ऑब्जर्व की जाती है, यानी कि विजुअल ऑब्जर्वेशन भी होती है इसमें। BICS आर प्राइमरी कंसर्न विद कन्वर्सेशनल फ्लुएंसी। नेक्स्ट जो हम पढ़ने लगे हैं वो है CALP। वो किस चीज़ से रिलेट करती है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। CALP कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कॉग्निटिव से आप अंदाज़ा लगा लें ये किस चीज़ से रिलेटेड होती है। Cognitive academic language proficiency (CALP) is a term proposed by Jim Cummins which refer to the stage of learning that learner go through after they have mastered social languages communication skills. It is the stage where all the development of academic languages proficiency takes place in context reduced academic situation। अच्छा, CALP में बेसिकली जब एक लैंग्वेजेस का हमें एक लैंग्वेज को सही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना आ जाता है, हम इस चीज़ में मास्टर हो जाते हैं, उसके बाद जो हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, CALP जो है ये उस चीज़ को रेफर कर रही है। इसमें ज़्यादा फॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लासरूम एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इन्होंने यहाँ अगले टॉपिक में कुछ एग्जांपल्स बताई हुई हैं। सबसे पहले उन्होंने CALP की एग्जांपल ही बताई हुई हैं। इसमें क्या क्या होता है, मैंने आपको बताया यहाँ पे क्लासरूम एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे राइटिंग स्टोरी इनोवेशंस, होल्डिंग बुक रिव्यूज़, किसी बुक का रिव्यू देना, इनएक्टिंग प्लेज, जो हमारे प्लेज होते हैं हमारे सिलेबस में होते हैं उनको एक्ट करना, डिस्कसिंग वट यू हैव रीड, अपने पीयर से डिस्कस करना कि आपने जो रीड किया है उस पर डिस्कशन करना, कलेक्टिंग वर्ड्स, कंडक्टिंग डिबेट, सेलेक्टिंग रोल प्लेस, प्रेजेंटिंग थीमेटिक व्यू पॉइंट्स। अब BICS की एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई है, उसमें क्या होता है, विजुअल
पिक्चर बुक्स एंड मैगजीन्स विद पिक्चर फोटोज ऑब्जेक्ट्स मैप चार्ट्स ग्राफिंग ऑर्गेनाइजर्स ड्राइंग रोल प्लेइंग गेम्स। मैंने आपको बताया कि इसमें विजुअल ऑब्जर्वेशन हो रही होती है। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज एंड टेक्स्ट ट्रांसलेशन समरीज ऑफ टेक्स्ट बाय पीएस। जेस्चर pantomimes, experience, demonstrations, hands-on activities, samples, एग्जाम्पल्स और मॉडल्स। तो इस टॉपिक में यही 3 मॉडल्स डिस्कस किए गए थे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर लेसन नंबर 22 है सेकंड लैंग्वेज लर्निंग रिसर्च एंड लैंग्वेज एजुकेशन। कि जो सेकंड लैंग्वेज रिसर्च है उसका और लैंग्वेज एजुकेशन का किस तरह से आपस में रिलेशन है। गोल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग रिसर्च। Goal of language learning research has been a matter of deliberations among researchers for a long time. Longs discourage the concept of language for no purpose and advocates लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि विदाउट पर्पस के लिए जो हम लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं लोग इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं और किसी पर्पस के लिए लैंग्वेज लर्निंग को वो जो है इस चीज़ को वो एडवोकेट करता है। अकॉर्डिंग टू हिम जनरल लैंग्वेज फॉर नो पर्पस कोर्सेज एट एनी प्रोफिशिएंसी लेवल ऑलमोस्ट always teach too much vocabulary, skills, register or style. Some learner do not need and too little, omitting lexes and genres that they do. अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि बाज़ औक़ात जो लैंग्वेज लर्निंग के दौरान जो टीचर्स होते हैं वो लर्नर को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो उनके लिए ज़रूरी नहीं होता है। यानी जिस लेवल पे उन्हें बेसिक चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है उसमें उन्हें बहुत एक्स्ट्रा उन पर बर्डन डाल रहे होते हैं और इस तरह उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि मेन चीज़ हमें समझाई क्या जा रही है। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो टीचर्स होते हैं वो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है जो प्रोवाइड करनी चाहिए ना, जो यानी कि आप कह सकते हैं किसी टॉपिक का जो रक्स होता है ना, जो मेन पॉइंट होता है वो टीचर्स होते हैं वो इग्नोर कर जाते हैं, वो ओमिट कर जाते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि 21st सेंचुरी में जो लैंग्वेज लर्निंग क्लासरूम थे वो किस टाइप के थे। 21st सेंचुरी में ना बेसिकली रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें समझाई जाती थी, कॉन्सेप्ट समझाए जाते थे और उस टाइम के जो स्टूडेंट थे वो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि क्रिएटिव थे और वो क्रिटिकल थिंकिंग रखते थे इसी वजह से। अब यहाँ पे बताया गया कि द इंटरप्ले बिटवीन रिसर्च एंड टीचिंग इज एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग रिसर्चर्स। कुछ रिसर्चर्स ने जो रिलेशनशिप है बिटवीन रिसर्च एंड टीचिंग वो एक्सप्लेन किया। सबसे पहले पाइसर का यहाँ पे बयान किया गया। पाइसर 2005 mentioned that as a teacher and researchers, we cannot work in isolation to each other if we are to help our students meet their needs and accomplish their goals। मतलब कि एज ए टीचर जो है वो आइसोलेशन में वर्क नहीं कर सकते हैं, हमें अपने स्टूडेंट के साथ मिल के ये ऑब्जर्व करना होता है कि कौन सी टेक्निक्स जो है उनके लिए बेहतर है, किस तरह से किस तरह के माहौल में जो वो स्टूडेंट्स हैं वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। टीचर शुड नो व्हाट students learn, how and why instruction influences such learning and how lessons could be based on their information। टीचर्स को यानी कि ये जानना चाहिए कि स्टूडेंट क्या लर्न कर रहे हैं, वो कैसे लर्न कर रहे हैं और कौन सी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो उन पर बेहतर असरअंदाज हो रही हैं। सम linguists believe that it is wrong to isolate language into items and present them according to the coverage, range and frequency. It is believed that is a mechanical way of introducing language. It is better to present a language as a whole in chunks. However, language is no for communication, not for exercising linguistic items। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टीचर क्लास में आए और जस्ट वो टेक्स्ट बुक उठाए रीड करे और चला जाए। यानी कि जो लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन से आती है, टीचर को इंटरेक्ट करना होता है स्टूडेंट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 79 ब्रिजिंग लैंग्वेज लर्निंग रिसर्च एंड लैंग्वेज एजुकेशन। टीचिंग डिवाइड ऑफ रिसर्च इज यूज्ड एज obsolete यानी कि outdated। Language teachers are required to inculcate research in their teaching practices to keep pace with the latest methodologies. Knowledge is constructed in the context of the environment in which it is encountered through the social and collaborative processes। अच्छा, इसमें ये बताया गया कि एक टीचर को अपडेटेड रहना चाहिए, उसको जो न्यू मेथडोलॉजीज़ आ रही हैं लैंग्वेज लर्निंग की फील्ड में उनको अपनाना चाहिए और वो यूज़ करनी चाहिए, ना कि जो पुरानी ट्रेडिशनल मेथडोलॉजीज़ और टेक्निक्स हैं वो यूज़ करनी चाहिए।
The teachers in the contemporary scenario is viewed as a consultant whose role is not only impart knowledge but also negotiate with students for effective outcomes. The following factors are vital for bridging language learning, research and language education. अच्छा, इसमें यह है कि टीचर को ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट वो नॉलेज दे और चला जाए. टीचर को नेगोशिएट करना चाहिए, स्टूडेंट के साथ बातचीत करनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना चाहिए. अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि यूज होते हैं एज अ ब्रिजिंग लैंग्वेज लर्निंग, रिसर्च एंड लैंग्वेज एजुकेशन. सबसे पहले है नीड एनालिसिस. नीड एनालिसिस में ये टीचर ने करना होता है कि उसने वो वाली सिचुएशन ऑब्जर्व करनी होती हैं, वो वाले मेथड्स ऑब्जर्व करने होते हैं जिनमें स्टूडेंट लर्न करेगा लैंग्वेज. नीड एनालिसिस कॉल्स फॉर सिचुएशन वेयर द स्टूडेंट हैज सम स्पेसिफिक रीजंस टू लर्न लैंग्वेज. और टीचर ने ये ऑब्जर्व करना होता है कि स्टूडेंट जो है वो किस रीज़न की वजह से लैंग्वेज लर्न कर रहा है. डिटर्मिनिंग मेथडोलॉजीज इंक्लूड. अब सेकेंड फेज में उसने मेथड्स डिटर्मिन करने होते हैं. अब टीचर को पता चल गया कि स्टूडेंट जो है वो इस मकसद के लिए लैंग्वेज को लर्न कर रहा है, तो अब जाहिर सी बात है वो उसके लिए कुछ मेथड्स बनाएगा, कुछ टेक्निक्स बनाएगा. तो वो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? पहले हम पढ़ चुके हैं सारे. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, सिचुएशनल मेथड, सिचुएशनल लैंग्वेज लर्निंग, सजेस्टपीडिया, द साइलेंट वे, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टेक्निक एंड टास्क बेस्ड लर्निंग. तो हर स्टूडेंट जो है, ज़रूरी नहीं है कि ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो यानी कि हम सारे स्टूडेंट्स पे अप्लाई कर सकें. स्टूडेंट्स का जो उनमें लर्निंग एबिलिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, वेरीज करती हैं वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट. तो हर स्टूडेंट पे ये सारे टास्क अप्लाई नहीं हो सकते हैं. एवोल्यूशन इंक्लूड्स प्लेसमेंट. अब एवोल्यूशन उसके बाद इन सारी जो हमने ऊपर सारे जो मेथड पढ़े हैं, सारी टेक्निक्स पढ़ी, अब इनको एवोल्यूएट करेगा टीचर्स. किस तरह से? प्लेसमेंट असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्निंग, शॉर्ट टर्म अचीवमेंट असेसमेंट, डायग्नोस्टिक अचीवमेंट असेसमेंट, प्रोफिशिएंसी असेसमेंट. यानी कि ये सारी टेक्निक्स उन पर लागू करने के बाद जो टीचर है वो उनके टेस्ट लेगा, असेसमेंट यानी कि डिफरेंट. अब ये टेस्ट की सारी एग्जाम बताई गई हैं. ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्निंग, शॉर्ट टर्म अचीवमेंट असेसमेंट, डायग्नोस्टिक अचीवमेंट असेसमेंट. यानी कि कुछ असेसमेंट ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट की प्रोफिशिएंसी लेवल चेक करने के लिए होती हैं, कुछ उसकी मिस्टेक्स चेक करने के लिए होती हैं, कुछ उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए होती है. तो ये सारी असेसमेंट वो लेगा टीचर स्टूडेंट से. नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टॉपिक है चैप्टर का SLA, रिसर्च एंड वर्किंग बियॉन्ड टीचिंग. कि जो SLA है उसने कितना अहम किरदार अदा किया है लैंग्वेज टीचिंग में. अब यहाँ कुछ रिसर्चर के ना व्यू पॉइंट्स बताए गए हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे है कोडर का. अकॉर्डिंग टू कोडर एंड स्टर्न, एट द टाइम ऑफ इट्स इमर्जेंस एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, SLA वाज एंटिसिपेटेड टू द मोस्ट यूजफुल डिसिप्लिन फॉर लैंग्वेज टीचिंग. रिसर्चर्स हैव रिसेंटली बीन एम्फसाइजिंग द रोल ऑफ SLA टू रेज टीचर अवेयरनेस ऑफ SLA concept rather than affecting teaching directly. Markey, for example, sees SLA research as a resource for changing teachers' professional cultures. यानी कि मार्की ने ये कहा है कि जो SLA रिसर्च है वो एक ज़रिया है टीचर्स के प्रोफेशनल कल्चर्स को चेंज करने का. Lathburn and Spada propose the following for classroom teaching and research associated with each methods. अच्छा, उन्होंने बताया कि जो SLA में जो थ्योरीज हैं, जो हमने SLA में जो डिफरेंट हमने थ्योरीज पढ़ी हैं वो किस तरह से टीचिंग के लिए फ़ायदेमंद है और उनसे हमने क्या लर्न किया है. तो सबसे पहले बिहेवियरिस्ट थ्योरी का बताया गया है. बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो है वो फोकस करती है एक्यूरेसी पे और ये एरर्स को अलाउ नहीं करती है. तो इससे हमारी एरर करेक्शन होती है. ये हमें पता चलता है कि एरर्स आर नॉट एक्सेप्टेबल. नेक्स्ट जो है इंटरेक्शन थ्योरी हमने पढ़ी है. अब इंटरेक्शनलिस्ट जो थ्योरी थी उसमें इंटरेक्शन के बारे में बताया गया था कि किस तरह से स्टूडेंट और टीचर इंटरेक्ट कर सकते हैं. द इंटरेक्शनल थ्योरी गिविंग लर्नर द अपॉर्चुनिटी फॉर कन्वर्सेशन, और ये एक कन्वर्सेशन के लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी देती है इंटरेक्शन थ्योरी. नेक्स्ट कंप्रिहेंसिबल इनपुट का जो क्रेशन का इनपुट का हाइपोथेसिस था, most closely associated with Stephen Krashen where the emphasis is not on interaction but on providing input through listening and on reading. कि किस तरह से जो हमारा गोल है वो हमें इनपुट प्रोवाइड करनी चाहिए और किस तरह से वो लिसनिंग और रीडिंग पे असरअंदाज हो रही होती है. टीचिंग व्हाट द लर्नर इज रेडी टू लर्न, हमें वो टीच करना चाहिए जो लर्नर रेडी है लर्न करने के लिए. नेक्स्ट है जी SLA gives focus on forms which enables learner to face the challenges regarding form focused activities in communicative context. यानी कि जो SLA है वो बेसिकली फॉर्म्स पे फोकस कर रही होती है. और जब एक लैंग्वेज लर्न करने के दौरान या जब हम टीच कर रहे होते हैं तो जब हम फॉर्म्स पे फोकस करते हैं तो वो हमें हेल्प करती है कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट में. द सजेस्ट uses of form based knowledge are planning and monitoring input output, noticing features in the input. तो हम फिर
आउटपुट को मोनिटर कर रहे होते हैं, इनपुट के फीचर्स नोट कर रहे होते हैं, गैप नोट कर रहे होते हैं लर्नर की प्रोडक्शन में और जो टारगेट है उसका, द एंड स्पीडिंग पैसेजेस थ्रू डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी।